नमस्कार बच्चे, जो आगे के क्वेश्चंस बच गए थे फिजिक्स में, अब उनको सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आता है आपके पास। ए वेक्टर बता रखा है 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, और बी वेक्टर है 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप, और इसमें हमें क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड बताना है। ठीक है, पहले तो हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट से सॉल्व कर लेते हैं। आई कैप, जे कैप और के कैप, यहाँ पर है 3 1 2, 2 -2 और यहाँ पर 4। मेथड क्या होता है, इस टाइप से हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए पहले इस वाले पैटर्न से जाएंगे, उसके बाद सेकंड वाला पैटर्न ये होगा। ठीक है, तो आई कैप के लिए लिखना है तो ये दो लाइन कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ ये टर्म्स बचेंगे। ठीक है, तो पहले करेंगे ऐसे, फर्स्ट स्टेप ऐसे है ना। सो 1 × 4 माइनस का साइन लगाएंगे, देन ये वाला पैटर्न 2 × -2। ओके, तो ये आ गया आई कैप माइनस, ये जे वाली लाइन कैंसिल हो जाएगी, फिर 3 × 4 माइनस 2 × 2 जे कैप प्लस के कैप के लिए ये लाइन कैंसिल हो जाएगी, देन 3 × -2 माइनस 2 × 2 के कैप। इसको आप सॉल्व कर लो आगे, 4 माइनस ये आ जाएगा प्लस। ठीक है, देन आई कैप माइनस 12 -4 जे कैप प्लस -6 -2 के कैप, 8 आई कैप -8 जे कैप, और ये भी -8 के कैप आ जाएगा। ठीक है, ये तो आ गया है क्रॉस प्रोडक्ट, लेकिन हमको चाहिए क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। मैग्नीट्यूड के लिए अंडर रूट लगाएंगे, 8 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर। इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8√3। तो ऑप्शन में देख लो कौन सा आपका ऑप्शन सही आ रहा है। सो सेकंड आंसर जो दे रखा है 8√3, सेकंड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें अब अगला सवाल है, एंगल बिटवीन दी टू वेक्टर्स ए एंड बी विल बी। तो ए वेक्टर दे रखा है हमारे पास, इसमें 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, और बी वेक्टर है 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। ठीक है, और इसमें हमें एंगल बताना है। अब देखिए ए डॉट बी क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। ओके, तो ए वेक्टर का और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो कॉस थीटा है ना, हमको एंगल निकालना है, तो एंगल एक साइड रहेगा और ये जो दोनों टर्म्स हैं वो यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा दूसरी साइड में। तो हमें इक्वेशन ऐसे मिलेगी, कॉस थीटा इज इक्वल टू 8.b अपॉन ए और बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर ए और बी का अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो देखो ये आ जाएगा 9 + 16 - 25। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट तो लेना आता होगा आपको। और ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट में 9 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 16, और 5 का करेंगे तो 25 आ जाएगा। और सेम इसमें भी होगा। अब माइनस है तो यहाँ पर माइनस का कोई रोल नहीं है ना, अगर स्क्वायर करेंगे तो फिर से प्लस हो जाता है,
सो यहाँ पर भी 9 + 16 + 25 यानी कि √50 आ जाएगा। ये भी √50 ही आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो यहाँ लिखेंगे √50 और बी वाले का भी √50 होगा। ठीक है, इसको अब आप सॉल्व कर लो। ये 25 - 25 अपॉन 50, तो ये आ जाएगा 0/50 यानी कि ये 0 आ गया है। ठीक है, cos थीटा 0 है यानी कि थीटा क्या होगा 90 डिग्री, क्योंकि cos 90 0 होता है। ठीक है, तो एंगल की वैल्यू क्या आई है इधर 90 डिग्री आई है। दोनों वेक्टर्स में 90 डिग्री का एंगल है, तो आपका इसमें फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट है द टाइम डिपेंडेंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी P इज गिवन बाय P = P0 एक्सपोनेंशियल ऑफ -α_t²। ठीक है, वेयर अल्फा इज अ कांस्टेंट एंड t इज इन टाइम, द कांस्टेंट अल्फा इज। तो हमें अल्फा का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये जो टर्म है ये कैसा होगा, डायमेंशन लेस होगा। ठीक है, यानी कि m0 l0 और t भी 0। तो α_t², t क्या इधर टाइम है, टाइम के लिए हम t² ऐसे लिखेंगे और इस साइड m0 l0 और t0। ठीक है, या फिर इसको आप 1 भी मान सकते हैं, क्योंकि अगर किसी की भी पावर 0 होती है तो वो 1 ही रिजल्ट देता है। सो यहाँ पर ये जो t² है इस साइड जाके डिवाइड में जाएगा, 1/t² हो जाएगा। सो अल्फ़ा का डायमेंशनल फार्मूला आएगा -2। ठीक है, t की पावर -2, यह आ जाएगा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कांस्टेंट अल्फ़ा। तो आंसर देखिए इसमें है आपका करेक्ट सेकंड वाला। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। इफ़ y = sin 2x + 3, सो हमें निकालना है y dx। तो ऊपर से मैं इसको इरेज कर देती हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पहले इसको ना नॉर्मली सॉल्व करना है। ठीक है, sin x को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमें रिजल्ट में क्या मिलता है, -cos x मिलता है। ठीक है, तो सिंपली पहले इसको इंटीग्रेट करो तो ये आ जाएगा -cos 2x + 3, और डिवाइड में क्या करते हैं, x का जो कोफिशिएंट है उसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और प्लस में c आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। एक बार देख लो कौन सा सही आया आपका। सो इसमें सेकंड वाला आपका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिट वेक्टर अलोंग i कैप प्लस j कैप इज। यूनिट वेक्टर क्या होता है, अब देखो वेक्टर क्या है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को मिला के बनता है वेक्टर। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर होता है जिसके ऊपर ऐसे कैप लगी होती है ना, ये यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे हम, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, और वेक्टर क्या है, ये वेक्टर दे रखा है i कैप प्लस j कैप, तो i कैप लिख दिया इधर और j कैप लिख दिया, और इसका अगर हम मैग्नीट्यूड देखेंगे तो ये आएगा 1² + 1² यानी कि √2। ठीक है, तो इधर √2 लिख देंगे। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा है इसमें से, देखो करेक्ट आंसर आएगा आपका थर्ड वाला। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखिए, इफ फ्रिक्शनल फोर्स
acting on a body is directly proportional to its velocity, then the dimensional formula of constant of proportionality is। तो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, वेलोसिटी के, ठीक है। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का हमें डायमेंशन बताना है कि इसका डायमेंशन क्या है। तो फोर्स का क्या होता है, m/L/t-2 और ये L/t-1 आ जाएगा वेलोसिटी का, और ये इक्वल्स हो जाएगा k के, ठीक है। ये कट जाएगा इधर से ये -1 आ जाएगा, तो m/t-1 ये है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का डायमेंशन। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें 4th वाला। अब देखिए अगला सवाल देखते हैं, सॉल्व करते हैं उसको। तो अगला है dx, यानी कि इस वाले फंक्शन का हमको डिफरेंशिएशन करना है cosec x, ठीक है। तो यहाँ पर लगेगा प्रोडक्ट रूल, ठीक है। प्रोडक्ट रूल में दो टर्म्स होते हैं u और v, ठीक है। ये sin x हो गया है u और cosec x हो गया है v, ओके। तो पहले इसे d u और v का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, dx से। तो ये u पहले एज इट इज़ रहेगा, ठीक है, या फिर v पहले एज इट इज़ रहेगा और u का डिफरेंशिएशन होगा। उसके बाद u वैसे के वैसा रहेगा और v का डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। इस रूल को यहाँ पर अप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पर हम u किसको माना है हमने, sin x को, ठीक है। v माना है cosec x को। तो v को यानी कि cosec x को एज इट इज़ रहने देंगे हम, और sin x को हम डिफरेंशिएट करेंगे, देन प्लस का साइन लगाएंगे, फिर sin x एज इट इज़ रहेगा और जो cosec x है उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए sin x का डिफरेंशिएशन क्या आता है, cos x आता है, ठीक है, और cosec x का माइनस cosec x cot x ये आता है। यहाँ पर छोटा दिख रहा होगा शायद आपको, मैंने इसलिए बोल भी दिया है, ठीक है। sin x का आएगा cos x और cosec x का आता है माइनस cosec x cot x। तो इसको सॉल्व कर लो अब। cosec x cos x प्लस में sin x रहेगा और cosec x का डिफरेंशिएशन करके माइनस cosec x और cot x ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो cosec x को कैसे लिख सकते हैं हम, 1/sin x लिख सकते हैं। तो इसको 1/sin x लिखेंगे, ये आ जाएगा cos x प्लस में, और ये जो माइनस का साइन है ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम अभी, तो माइनस का साइन बाहर आ गया, sin x cosec x और cot x। cosec x को भी हम यहाँ पर रिप्लेस किससे कर देंगे, 1/sin x से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। यहाँ से मिटा देती हूँ मैं, यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिया मैंने sin x। तो अब देखो ये sin x कैंसिल हो गया है, ठीक है। अब तो यहाँ पर है cos x अपॉन sin x माइनस में cot x, और cos x अपॉन sin x क्या होता है, cot x होता है। सो cot x माइनस cot x, तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आएगा आपका इसमें 3rd वाला, दैट इज 0, ओके। नेक्स्ट है अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ अ डायरेक्शन मस्ट बी अ वेक्टर, सेकेंड है मे बी अ वेक्टर, थर्ड है मस्ट बी अ स्केलर एंड फोर्थ बता रखा है नन ऑफ दीज।
अब देखो एक होगा वेक्टर और दूसरा है स्केलर, ठीक है, इनमें से ही कुछ ना कुछ होगा, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी। और क्वेश्चन बता रखा है कि उस फिजिकल क्वांटिटी के पास सिर्फ क्या है, डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड है तभी मतलब डायरेक्शन है ना उसमें। तो अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, क्या आप उसको वेक्टर बोल दोगे कि हाँ भाई ये तो मस्ट भी वेक्टर ही है, मतलब वेक्टर ही है? ज़रूरी नहीं है ना, क्योंकि वेक्टर के लिए दो पॉसिबिलिटीज़ होती है। पहली क्या होती है, पहली कंडीशन कि उसके पास मैग्नीट्यूड हो और साथ में डायरेक्शन हो, ठीक है, ये तो है पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि उसको ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करना चाहिए उस फिजिकल क्वांटिटी को, ठीक है। फॉर एग्जांपल करंट होता है, ठीक है, करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, लेकिन ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता, तो इसीलिए करंट को वेक्टर कंसिडर नहीं किया जाता, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर आएगा इसमें मे बी वेक्टर, कि वेक्टर हो सकता है, मस्ट भी वेक्टर नहीं आएगा। मस्ट भी का मतलब हो जाएगा कि ये तो पक्का ही वेक्टर है, और मे भी वेक्टर है मतलब कि वेक्टर हो सकता है, ओके। तो करेक्ट आंसर आएगा इसमें आपका सेकंड वाला, दैट इज मे बी अ वेक्टर, ओके। अगला है डायमेंशंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मास, लेंथ एंड टाइम आर रिस्पेक्टिवली। अब देखो मैंने आपको बताई थी, अब कोई सी भी एनर्जी हो, ठीक है, केमिकल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी, हीट एनर्जी, उन सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml/T-2, यानी कि मास के लिए है 1 और लेंथ के लिए है 2 और टाइम के लिए है -2। तो ये वाला आंसर ढूंढो कि 1, 2 और -2 किस में लिखा है, तो सेकंड में लिखा है, तो करेक्ट आंसर आएगा आपका सेकंड वाला, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ ए वेक्टर और बी वेक्टर, देखो अब ये फिर से वही सेम क्वेश्चन है जो मैंने अभी करवाया था ना इस वाली क्लास के स्टार्टिंग में, वही है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा सेकंड वाला ही, सेम है 8√3, ओके। अगला देखते हैं, द पेयर ऑफ क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशंस। अब देखते हैं कि दो दो फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है हमें, और हमें बताना है कि कौन सी दो फिजिकल क्वांटिटीज़ का डायमेंशन सेम है, ठीक है। तो पहला इसमें कहाँ गया, ये रहा, पहला बता रखा है डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट लेंथ है तो इसका तो L1 आ जाएगा, और वेलोसिटी का LT-1, ठीक है। सेकंड ऑप्शन में दे रखा है टाइम और फ्रीक्वेंसी का, टाइम के लिए तो T होगा और फ्रीक्वेंसी के लिए T-1। वेव लेंथ और फोकल लेंथ, ये दोनों लेंथ है तो लेंथ ही आएगा, ठीक है, L आएगा दोनों में। और फोर्स और एक्सेलरेशन बता रखा है फोर्थ ऑप्शन में, तो फोर्स का होता है mL/T-2 और एक्सेलरेशन का LT-2। तो सेम किन का है, वेवलेंथ और फोकल लेंथ का, तो करेक्ट आंसर आएगा आपका थर्ड वाला, ठीक है। नेक्स्ट है असर्शन, रीज़न बता रखा है, असर्शन में है A क्रॉस B इज परपेंडिकुलर टू बोथ A+B और A+-B, यहाँ पर A-B लिख लो, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट होता है अगर कोई भी वेक्टर्स का, तो वो परपेंडिकुलर ही आता है इसके भी, ठीक है। ये तो ए वेक्टर A हो गया और ये हो गया वेक्टर B, और ये है A×B, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा A+B और A-B, ठीक है। तो ये जो A×B है ये A के भी परपेंडिकुलर है और B के भी परपेंडिकुलर है। आप ये मत सोचिए कि भाई ये यहाँ पर तो 90 डिग्री नहीं बन रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये कुछ इस कदर है, जैसे ये है, ठीक है, ये फ़ोन है एक, और इस साइड चलो ये मान लेते हैं
दिख रहा होगा आपको, ऐसे है। ये एक्स एक्सिस हो गई मार्कर वाली साइड और ये फ़ोन हो गई है वाई एक्सिस, और यहाँ पर मैं अगर अंगूठा कर देती हूँ तो ये एक्स एक्सिस में चला जाएगा, ठीक है। ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर और ये ए क्रॉस बी वाला हो गया, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर है ए क्रॉस बी, ए और बी के भी और इनके सम से भी। तो ये जो ए वाला असर्शन रीज़न है, फर्स्ट वाला पॉइंट, ये सही है। और जो सेकंड दे रखा है रीज़न में, ए प्लस बी एज वेल एज ए माइनस बी लाई इन द सेम प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी बट ए क्रॉस बी लाइज परपेंडिकुलर टू दी। तो देखो रीज़न भी सही है, क्योंकि ये जो ए प्लस बी है और ए माइनस बी है, ये तो उसी प्लेन में लाई कर रहे हैं ना जिसमें ए और बी वेक्टर प्रेजेंट है। और ये जो ए क्रॉस बी है ये इनके परपेंडिकुलर है, ठीक है, दूसरे प्लेन में है। तो इसमें ए और आर यानी असर्शन और रीज़न दोनों करेक्ट है, और जो रीज़न है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका फर्स्ट वाला। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखिए, असर्शन रीज़न भी है। ए प्लस बी बता रखा है नॉट इक्वल टू बी प्लस ए, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। और नेक्स्ट बता रखा है वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। तो वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव है, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। रीज़न जो है वो सही है, यानी कि ए प्लस बी बी प्लस ए के बराबर ही होगा, ठीक है। तो इसमें असर्शन हो जाएगा गलत और रीज़न हो जाएगा इसमें सही। सो असर्शन इज़ फॉल्स एंड रीज़न इज़ ट्रू, यानी कि फोर्थ वाला ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। ओके, अगले क्वेश्चन के लिए मैं इसको थोड़ा इरेज कर देती हूँ। तो अगला क्वेश्चन है अ पार्टिकल मूव्स विद द वेलोसिटी, वेलोसिटी वेक्टर बता रखा है 6 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 3 के कैप मीटर पर सेकेंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स। फोर्स बता रखा है वेक्टर फॉर्म में 20 आई कैप प्लस 15 जे कैप और माइनस में 5 के कैप न्यूटन। द इंस्टेंटेनियस पावर अप्लाइड टू द पार्टिकल इज। तो हमें पावर निकालनी है, ठीक है। और देखो हिंट में बता रखा है पावर इज इक्वल टू एफ डॉट वी, यानी कि हमें डॉट प्रोडक्ट लेना है दोनों का, बस डॉट प्रोडक्ट लेते ही आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर आ जाएगा 120 देन 60 उसके बाद 15, ठीक है। 120 में से माइनस करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 75 और इसको सॉल्व करेंगे तो 45 आ जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें सेकंड वाला। नेक्स्ट है y इज इक्वल टू टी क्यूब प्लस 2t प्लस 3, और हमें इसमें डबल डिफ्रेंशिएशन करना है y का t के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो पहली बार जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 3t² प्लस 2, ठीक है, एक बार डिफ्रेंशिएट करने पर। दूसरी बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसमें आ जाएगा ये 2 की पावर आगे आ जाएगी तो 6t, और ये जो 2 है इसका 0 हो जाएगा, यानी कि डबल डिफ्रेंशिएशन करने पर यहाँ से आता है हमें 6t आंसर मिलता है। सो थर्ड आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है y इज इक्वल टू साइन x का होल स्क्वायर। तो इसको इरेज करती हूँ, फिर आगे का क्वेश्चन देखेंगे हम। तो यहाँ पर है y इज इक्वल टू साइन x और पूरे का ये स्क्वायर है, ठीक है। और हमें dy बाई dx इसमें निकालनी है। तो देखिए इसमें लगेगा इनसाइड और आउटसाइड रूल, ठीक है। तो पहले हम
इसको पूरे टर्म को मान लेंगे कुछ भी, जैसे x मान लेंगे, ठीक है फिलहाल। तो x स्क्वायर का अगर डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो कैसे आता है, 2 आगे आ जाता है, x आएगा और यहाँ पर 2 - 1 करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है, पावर 1 आ जाएगी यहाँ पर। तो इसी टाइप से हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो साइन x, और ये जो बाहर है ब्रैकेट के बाहर 2 गिवन है ना, तो 2 आ जाएगा आगे, और 2 - 1 करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, पावर 1 आ जाएगी, ठीक है। ये बाहर का, ब्रैकेट के बाहर का डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब ब्रैकेट के अंदर वाला जो डिफ्रेंशिएशन है, मतलब ये जो फंक्शन है इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम, ठीक है। साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, कॉस x आएगा। तो एज अ रिजल्ट आंसर आता है 2 sin x cos x, ठीक है। इसको आप चेन रूल भी बोल सकते हैं, लेकिन आसानी के लिए आप इसे इनसाइड और आउटसाइड रूल भी बोल सकते हैं। तो करेक्ट आंसर देखो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है आपका थर्ड वाला करेक्ट। ओके, अब अगला सवाल देखिए, इंटीग्रेशन का है। सवाल दे रखा है हमें, इंटीग्रेशन ऑफ cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर dx, ठीक है। इसकी वैल्यू हमको यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। अब देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको नज़र आ रहा होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या आएगा, इससे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। यही हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। सो यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन बाहर रखेंगे, फिर cos x बाई 2 कॉस स्क्वायर हो गया, ठीक है, देन प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2, उसके बाद माइनस का साइन लगाएंगे, 2 आएगा, देन साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2, ठीक है, ये पूरा ब्रैकेट में और यहाँ पर बाहर dx आ जाएगा, ठीक है। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है ना। तो ये जो थीटा की वैल्यू यहाँ पर x बाई 2 है, ओके। तो इस पूरे टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सो इंटीग्रेशन 1 माइनस, अब ये देखिए साइन 2 थीटा होता है, इसका फॉर्मूला क्या है साइन 2 थीटा का, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, है ना, ये होता है। यानी कि यहाँ पर 2 थीटा है तो यहाँ पर 1 थीटा आएगा, इधर भी 1 थीटा आएगा। अगर यहाँ पर सिर्फ थीटा होता तो यहाँ पर थीटा का हाफ हो जाता, क्योंकि यहाँ पर पहले 2 थीटा है। 2 थीटा का अगर हम हाफ करेंगे तो 1 थीटा आएगा। अगर थीटा का भी हाफ करेंगे तो इधर क्या आएगा, थीटा बाई 2, थीटा बाई 2, ठीक है। यानी कि 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। तो सेम यहाँ पर भी है। तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन x का, ठीक है। समझ में आया आपको, या फिर मैं फिर से रिपीट करूँ, चलो कर देती हूँ थोड़ा इधर। देखो यहाँ पर अगर साइन 2 थीटा लेते हैं, ठीक है, साइन x लेते हैं, चलो साइन 2x लेते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, 2 साइन x कॉस x, ठीक है। अगर यहाँ पर ये 2 की जगह मैं यहाँ पर अगर x लूँ, सिर्फ खाली x लूँ, ठीक है, यहाँ पर अगर पहले 2x है ना, तो यहाँ पर एक्सपेंड होके 1x आता है। यानी कि यहाँ पर अगर 2 है तो इसका हाफ करेंगे तो x आ जाएगा। अगर यहाँ पर मैं साइन x लेती हूँ तो x का हाफ क्या होगा, x बाई 2 होगा, है ना। तो यहाँ आ जाएगा साइन, ये 2 तो रहेगा ही, साइन x बाई 2 और कॉस x बाई 2। तो देखो सेम ये और ये सेम है ना, 2 साइन x बाई 2, 2 साइन x बाई 2,
कॉस एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, यानी कि ये किसका फॉर्मूला हो गया है, साइन एक्स का। तो यहाँ पर मैंने साइन एक्स लिख दिया और ये डी एक्स, ठीक है। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा x और माइनस साइन एक्स का क्या आएगा, प्लस कॉस एक्स और प्लस में c, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आएगा आपका x प्लस कॉस एक्स प्लस c। तो एक बार टैली कर लो, क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ देखो फर्स्ट वाला आंसर आपका करेक्ट होगा इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है चूज दी रॉन्ग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट बता रखा है ऑल क्वांटिटीज़ में बी रिप्रेजेंटेड डायमेंशनली इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़, तो ये सही है स्टेटमेंट। सेकेंड है अ बेस क्वांटिटी कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड डायमेंशनली इन टर्म्स ऑफ द रेस्ट ऑफ द बेस क्वांटिटीज़, तो ये भी सही है, क्योंकि अगर बेस क्वांटिटी है वो अगर, तो दूसरे बेस क्वांटिटीज़ में उसको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। जैसे टाइम है, टाइम को तो टी के टर्म्स में ही रिप्रेजेंट कर पाएंगे ना, लेंथ के टर्म में तो नहीं कर पाएंगे। अगला पॉइंट बता रखा है द डायमेंशन ऑफ अ बेस क्वांटिटी इन अदर बेस क्वांटिटीज़ में बी ज़ीरो, तो ये भी सही है। फोर्थ है द डायमेंशन ऑफ अ डिराइव्ड क्वांटिटी इज़ नेवर ज़ीरो इन एनी बेस क्वांटिटी, सो जो रॉन्ग स्टेटमेंट है ये फोर्थ आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है टू फोर्स बता रखे हैं, एक्ट ऑन अ पार्टिकल डिस्प्लेस इट फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट इज़ इन मीटर और वर्क डन हमें इसमें निकालना है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फोर्स हमें दे रखा है और डिस्प्लेसमेंट हम निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट से, फिर उनका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। तो देखिए फोर्स है, दो फोर्स हैं, ठीक है, फोर्स 1 और फोर्स 2, सो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और दूसरा है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ओके। और इनिशियल पॉइंट बता रखी है और फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, और फाइनल बता रखी है 5 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 3 के कैप, ठीक है। टोटल फोर्स हम कैसे निकालेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये आएगा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल से। फाइनल ये है और इनिशियल ये, माइनस कर दो एफ में से आई को, तो ये आ जाएगा 3 आई कैप प्लस जे कैप और माइनस का के कैप, ठीक है। अब वर्क डन क्या होगा, एफ डॉट एस होगा, ठीक है। एफ डॉट एस यानी कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेना हमको, इस वाले का और इस वाले का डॉट प्रोडक्ट लो, तो इन दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे अब, ठीक है। यह आ जाएगा 6, फिर यहाँ से 3 देन 4, यह आ जाएगा पहले 9 फिर -4, 9 माइनस 4 करेंगे तो यह आ जाएगा 5 जूल, ठीक है। करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका इसमें फर्स्ट वाला। अगला देखिए अब सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर 64 की पावर 2/3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर 64 की पावर 2/3, ठीक है। 64 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 की पावर 3 और बाहर है ब्रैकेट के 2/3, ठीक है। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 × 4 क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ओके। सो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट वाला। नेक्स्ट है दो वेक्टर्स बता रखे हैं और उनके बीच में हमें एंगल बताना है, तो वही सेम है। ए एंगल है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप, और बी है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 5 के कैप। देखो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा, इसका भी 50 आ जाएगा। ये मेरे को इसलिए याद हो गया क्योंकि अभी पहले भी तो यही क्वेश्चन क्या था, सेम यही रिपीट हो गया फिर से। तो फिर cos थीटा इज इक्वल टू
क्वेश्चन देखिए आपके पास है y इज इक्वल टू 3x² प्लस 2x है इधर, प्लस में 6x प्लस 5। इसका हमको करना है डबल डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो पहली बार जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 9x², देन ये 4x आएगा और उसके बाद ये 6 आ जाएगा, ठीक है। जब दूसरी बार हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 18x प्लस 4, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर है इसमें सेकंड वाला, ओके। अब देखते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट है इफ वी कंपेयर 3 यूनिट्स, 3 यूनिट बता रखी है। पहली है मिलीमीटर, फिर है किलोग्राम और उसके बाद है माइक्रो सेकेंड। विच यूनिट इज लार्जेस्ट। अब देखो एक तो है मिलीमीटर यानी कि लेंथ को मेजर करेगी, ठीक है। नेक्स्ट है किलोग्राम, किलोग्राम मास को मेजर करेगा। और थर्ड बता रखा है माइक्रो सेकेंड यानी कि ये टाइम को मेजर करेगा। तो ये सभी अलग अलग क्वांटिटीज़ है ना, अलग अलग यूनिट्स है। तो इसमें हम कंपेयर नहीं कर सकते कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। हाँ, अगर यहाँ पर ग्राम होता है, ठीक है, ग्राम है या फिर किलोग्राम दे रखा है, ठीक है, ये दो दे रखे हैं। तो इनमें से बड़ी यूनिट कौन सी है, किलोग्राम बड़ी यूनिट है। इनमें तो हम कंपेयर कर सकते हैं लेकिन इन सभी में कंपेयर हम नहीं कर सकते। तो करेक्ट आंसर आएगा आपका फोर्थ वाला, दैट इज द यूनिट्स आर नॉट कंपेरेबल। अगला है वेलोसिटी इज अ डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन डैश फंडामेंटल क्वांटिटीज, यानी कि जो हमारी वेलोसिटी है वो कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है। तो वेलोसिटी क्या होती है, लेंथ अपॉन टाइम है ना। लेंथ यानी कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, तो लेंथ अपॉन टाइम यानी कि दो फंडामेंटल यूनिट्स पे डिपेंड कर रही है। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट होगा। अगला है टेम्परेचर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ डेराइव्ड क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो टेम्परेचर जो है वो खुद ही एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो इसको टेम्परेचर को किसी और फंडामेंटल क्वांटिटीज में हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आएगा इसका फोर्थ वाला, दैट इज नन ऑफ दीज। फॉर एग्जांपल देखो लेंथ को क्या आप मास में मेजर कर सकते हो, जैसे ये मार्कर है, इसकी हमको लेंथ निकालनी है, तो आप ऐसे कह सकते हो क्या कि भाई इसकी जो लेंथ है वो है 5 ग्राम या फिर 5 किलोग्राम, ऐसा नहीं बोल सकते ना। तो आप लेंथ को मास में मेजर ही नहीं कर सकते। तो वैसे ही टेम्परेचर भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो उसको भी हम किसी दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में मेजर नहीं कर सकते। तो करेक्ट आंसर आ गया इसका फोर्थ वाला, ओके। नेक्स्ट है केजी, इसको इरेज कर देते हैं, जगह नहीं बच रही है। तो अगला बता रखा है केजी मीटर पर सेकेंड इज अ यूनिट ऑफ। अब देखो ये क्या है, केजी यानी कि मास, और ये क्या है, ऊपर ये जो मीटर लिखा है, ठीक है। कभी कभी ना गलतियों से मतलब मिस्टेक से बच्चे लोग क्या करते हैं, इसको मास समझ लेते हैं एम को। तो ये मीटर है, ठीक है, मीटर यानी कि लेंथ। तो लेंथ अपॉन ये क्या है, सेकेंड है यानी टाइम। लेंथ अपॉन टाइम क्या होगा, वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ से तो मास हो गया m और ये है वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए हम v लिखेंगे। तो ये जो एम वी है ये किसका फॉर्मूला होता है, मोमेंटम का होता है। यानी कि ये जो यूनिट लिखी हुई है केजी मीटर पर सेकेंड, ये किसकी यूनिट लिखी हुई है, मोमेंटम की। तो करेक्ट आंसर आएगा आपका सेकेंड वाला, ठीक है। अगला है यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज। तो अगला सवाल देखिए, यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, U इज इक्वल टू mgh, ठीक है। तो पहले ऑप्शन में क्या दे रखी है,
ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। सेकंड है ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकंड का होल स्क्वायर। थर्ड है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड। और फोर्थ बता रखा है ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकंड, ठीक है। ये क्या है, एनर्जी है, ठीक है। एनर्जी के लिए हमारे पास जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या होता है, mL2T-2, यानी कि ग्राम और सेंटीमीटर और सेकंड में दे रखा है ना, तो मास के लिए हम क्या लिखेंगे, ग्राम लिखेंगे। ये लेंथ है, लेंथ यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पर टाइम है तो ये नीचे आएगा, ठीक है। ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड का होल स्क्वायर ये आएगा, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर है इसमें सेकंड वाला, ठीक है। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट, तो इट मस्ट बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, ये सही है फर्स्ट वाला। सेकंड है मस्ट बी वेल डिफाइंड एंड इनवेरिएबल, वेरी नहीं करनी चाहिए अलग अलग जगह पे जाके, जैसे कि तो इसमें y की वैल्यू दे रखी है आपको, इक्वेशन है पूरा a sin 80 माइनस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। a b और c का हमको इसमें डायमेंशन निकालना है, तो c का क्या है डायमेंशन, सेम एज बी एक्स और a t, ठीक है। c क्या है अकेला कांस्टेंट है, तो इसका हो जाएगा m0 l0 और t0, ठीक है। और b और यहाँ पर है x, x किस में है, मीटर में है, तो फिर इधर आएगा l, ओके। तो ये l इस साइड जाके l की पावर -1 हो जाएगा, तो b का हो गया है l-1 डायमेंशनल फार्मूला। अब a t को और c वाले को कंपेयर करेंगे हम, सो a t इज इक्वल टू m0 l0 और t0, तो ये t साइड जाके -1 यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, तो a का क्या हो गया डायमेंशन फार्मूला t-1, b का हो गया l-1 और c का है m0 l0 और t0, तो करेक्ट आंसर आएगा इसमें आपका सेकंड वाला, ठीक है। सो यहाँ पर आपका फिजिक्स वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अगली क्लास में हम केमिस्ट्री वाला पोर्शन देखेंगे, फिर बॉटनी, उसके बाद जूलॉजी, ठीक है। तो आपकी स्माइली जो है वो बना देती हूँ मैं इधर, पिछली क्लास में रह गई थी। तो ये है आज वाली क्लास की स्माइली, ओके। और ये है दूसरी वाली क्लास की, मतलब पिछली वाली क्लास की स्माइली, ठीक है। तो इनकी तरह स्माइल करते रहो और अपना रिवाइज करते रहो, ठीक है। धन्यवाद।